सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर 4, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, एंड लेक्चर 10 हमारा यहाँ पे रहेगा। नाउ अगर मैं इस लेक्चर की बात करूँ, इसी लेक्चर के साथ आपका हाफ पोर्शन जो है दैट इज़ यूनिट 1 एंड यूनिट 4 जो मुझे कराना है आपको, आप ये मानिए उस सिलेबस का हमारा हाफ हो जाएगा इसी लेक्चर के साथ। ऑलमोस्ट हाफ यानी कि 50% सिलेबस हमारा इन दो चैप्टर्स में कवर हुआ, क्योंकि जो चैप्टर 1 है वो हमारा ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 वीडियोस में वो हमारा फिनिश हो जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है एंड उसके डिटेलड कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर 3 में मिल गए होंगे। नाउ इस लेक्चर में हम बेसिकली एक तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स पढ़ेंगे, आईई रूल्स हमारे पास क्या होते हैं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। फिर यहाँ पे हम वायरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वायरिंग क्या होती है बेसिकली, सिस्टम या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरिंग हम देखेंगे। फिर वायरिंग के रिलेटेड भी आईई रूल्स हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ अब आपको क्या काम करना होगा जब हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको स्लाइड में ही नहीं मिलेगी, मैं यहाँ पे आपको राइटिंग कराऊंगा। आप राइटिंग भी कर सकते हो, बट साथ ही में इस पोर्शन की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। आफ्टर 10 लेक्चर्स आई विल ट्राई कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं। सो आपको पीडीएफ मिलेगी अभी तक जितने भी हमारे 10 लेक्चर्स हुए हैं, बट जो पहले लेक्चर्स हुए हैं, जो भी मैथमेटिकल चीज़ हैं, वो उन लेक्चर्स में नहीं होंगी, वो आपको सिटल खुद से लिखनी होंगी। नाउ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956। सो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स की अगर हम बात करें, देन देखिए नेक्स्ट हमें वायरिंग पढ़नी है। वायरिंग बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक हमारा है। नाउ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स की अगर हम बात करें, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ये जो हमारे पास है, ये कब आए? ये आए किसके अकॉर्डिंग? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जो कि कब हमारा आया? 1956 में, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1956। अब ये जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है ना, बेसिकली इनमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, मतलब इनमें हमें ये रूल्स क्यों आए हैं या फिर इन रूल्स को क्यों लाया गया। एक तो सेफ्टी के लिए, दूसरा हमारे पास अर्थिंग के लिए, अर्थिंग हमें कैसी करनी है, किस लेवल पे करनी है, अच्छा क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वायरिंग हमारे पास, सेफ्टी हमारे पास, अर्थिंग हमारे पास। सो इसके लिए हमारे पास इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है, इसके लिए हमारे पास इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है। लाइक आप पॉलिटी पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो? पॉलिटी आप पढ़ते हो। पॉलिटी में आपके पास आर्टिकल्स हैं, यानी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, स्टेट ऐसा करना चाहिए, प्रेसिडेंट ऐसा करना चाहिए, डीपीएसपी हमारे ऐसे होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स में ये सेम गोज हियर। बट यहाँ पे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, 8 to 10 रूल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारे कवर कर पाओ। सो जो इंपॉर्टेंट है एंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पे हम देखेंगे। पहला हमारे पास जो चलिए करते हैं स्टार्ट। रूल नंबर 33, रूल नंबर 33 हमारा, रूल 33। अब रूल 33 क्या कहता है? रूल 33 हमारा सिंपली कहता है, इट इज़ रिगार्डिंग अर्थिंग फॉर कंज्यूमर, अर्थिंग फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब हमारा घर है, हमें क्या आ रहा है? हमें बिजली आ रही है। कहाँ से आ रही है? बिजली डिपार्टमेंट से आ रही है। सो उनके लिए हम क्या है? उनके लिए हम कंज्यूमर हैं, उनके लिए हम क्या है? कंज्यूमर है। सो हमारे घर में कैसे अर्थिंग होनी चाहिए, यानी कि कंज्यूमर लेवल पे या फिर किसी फैक्ट्री में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में कैसे अर्थिंग होनी चाहिए। सो रूल 33 जो है, इट एक्सप्लेन्स क्या? अर्थिंग फॉर कंज्यूमर, याद रखिएगा, इट इज़ अर्थिंग फॉर कंज्यूमर, दिस इज रूल 33। नेक्स्ट हमारे पास है रूल 35, जो कि इंपॉर्टेंट आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट रूल 35। अब रूल 35 जो हमारे पास है, ये बेसिकली हमारे पास अगर हमारे घर में, अगर हमारे घर में या फिर अगर हमारे कंज्यूमर लेवल पे वोल्टेज जो आ रही है या फिर कहीं पे भी फैक्ट्री में वोल्टेज जो आ रही है, इट इज़ ग्रेटर देन 400 वोल्ट। अगर वोल्टेज हमारे पास है 400 वोल्ट से ज़्यादा, सो इस कंडीशन में हमें जो रूल हैं वो बताते हैं कि आप वार्निंग प्लेट यूज़ करो। वार्निंग साइन, वार्निंग प्लेट यानी कि डेंजर साइन होता है ना, डेंजर साइन, जो डेंजर प्लेट जिसमें हड्डी वगैरह कुछ बनाई जाती है, सो आप डेंजर साइन या फिर वार्निंग प्लेट्स का यूज़ करो। वार्निंग प्लेट, वार्निंग प्लेट का आप यूज़ करो, वार्निंग प्लेट का आप यूज़ करो। दिस इज़ रूल नंबर 35 हमारे पास। फिर रूल नंबर 44, जिसको एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, रूल नंबर 44 ये क्या कहता है? दिस इज़ रिलेटेड टू 2 थिंग्स। पहला यहाँ पे
अगर आप क्या करते हो, अगर आप मीटर, आपके घर में मीटर लगा हुआ होता है, बिजली का मीटर, अगर आप मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हो, यानी कि आपने मीटर की जो रीडिंग्स है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर है, इस पे यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगी हुई होती है, यहाँ पे रीडिंग हमारी आती है, अब आपने क्या किया है, इसके साथ छेड़छाड़ किया है, सो आपने रीडिंग इसकी चेंज की। सो रूल नंबर 44 कहता है कि आपको पेनल्टी या फिर चार्जेस देने पड़ सकते हैं ऑन डिस्टर्बिंग द मीटर्स। सो लिखिए, it is related to penalty or charges, penalty या फिर charges on disturbing meters, disturbing, या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे disturbing meter readings, क्योंकि आप डिस्टर्ब ही करोगे क्या, मीटर रीडिंग। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू मीटर। सो मीटर के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है। दिस इज रूल नंबर 44। एंड साथ ही में इसमें एक और पॉइंट भी हमारे पास है रूल नंबर 44 में, वो क्या है, फर्स्ट एड। सो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको दोनों नहीं दिए जाएंगे, आपको कोई एक दिया जाएगा ऑप्शन में। रूल 44 किसके रिलेटेड है, फर्स्ट एड इक्विपमेंट इन बिल्डिंग, यानी कि जो हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उनमें फ़र्स्ट एड इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फायर इमरजेंसी ऑकर करती है, सो फायर इमरजेंसी के रिलेटेड फॉर एग्जांपल कोई बंदा जल गया, वहाँ पे ऐसे फर्स्ट एड होने चाहिए कि उन बंदों की ट्रीटमेंट हो सके वहीं पे। सो दिस इज़ रूल नंबर 44। सो रूल 33 आपने देखा अर्थिंग फॉर कंज्यूमर, फिर रूल 35, रूल 44। नाउ रूल 46, रूल 46, रूल 46 की अगर मैं बात करूं, रूल 46 क्या कहता है, इट इज़ रिलेटेड टू जो हमारे पास कंज्यूमर, यानी कि फॉर एग्जांपल हम हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई इंस्टीट्यूट है, वो बिजली को यूज़ कर रहा है। सो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे पीरियडिक या फिर टाइमली इंस्पेक्शन होना चाहिए एंड टेस्टिंग होनी चाहिए कि क्या एमसीबी ठीक से वर्क कर रहे हैं, क्या सर्किट ठीक से वर्क कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो मत है, या फिर सभी अप्लायंस ठीक से वर्क करती हैं। सो यहाँ पे पीरियडिक हमारे पास इंस्पेक्शन होनी चाहिए। सो इट इज़ रिलेटेड टू periodic inspection, यानी कि इन शॉर्ट आप बोल सकते हो मेंटेनेंस भी, एंड पीरियोडिक या फिर टाइमली इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। सो ये किस रिलेटेड हमारे पास है, रूल 46, इट इज़ रिगार्डिंग पीरियडिक इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन। यानी कि आपके घर में बंदा आएगा या फिर यूनिवर्सिटी में बंदा आएगा, किसी कॉलेज में या फिर किसी हॉस्पिटल में, वो आएगा चेक करेगा, यानी कि टीम आएगी, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की टीम आएगी, वो चेक करेगी कि सभी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। सो इट इज़ रूल 46। नेक्स्ट हमारे पास है रूल 49। रूल 49 की अगर हम बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू लीकेज करंट इन ए सर्किट, यानी कि एक सर्किट में अगर करंट का लीकेज हो जाए, लीकेज ऑफ करंट इन ए सर्किट या लीकेज करंट इन ए सर्किट, लीकेज करंट अगर सर्किट में हो रही है, ये इसके रिलेटेड हमारे पास है। एंड इसके रिलेटेड हमारे पास वैल्यू भी होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो लीकेज करंट है ये कितनी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/5000 इंटू फुल लोड करंट, यानी कि जो हमारे पास फुल लोड करंट आ रही है, उसी में से कुछ लीकेज हो रहा होगा, उसका 1/5000 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। कौन, लीकेज करंट। सो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है। फिलहाल हमने इतने रूल्स यहाँ पे देखे। फिलहाल हमने यहाँ पे कितने रूल्स देखे, रूल 33, 35, 44, 46, 49 अच्छे से नोट डाउन करिए, या फिर अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते, आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी ऐप पे। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, कहाँ पे हम पूछे, रूल 49। नाउ 49 के बाद हमारा रूल 50 इंपॉर्टेंट होता है। रूल 50 अगेन हमारे पास ये क्या है, इंपॉर्टेंट रूल है, एंड दिस इज रिलेटेड टू सप्लाई
एंड यूज़ ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास सप्लाई आ रही है एंड वो आप कैसे यूज़ करोगे, इसके रिलेटेड हमारे पास ये रूल है या फिर ये क्लास, आप जो भी मानिए इसको। सो इट इज़ रिलेटेड टू सप्लाई एंड यूज़ ऑफ एनर्जी। रूल 50, रूल 54 वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 54, रूल 54 की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट ये मानिए कि ये सभी जो भी मैंने यहाँ पे लिए हैं दिस आर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हमारे पास नंबर ऑफ रूल्स हैं। सो मैंने यहाँ पे आपके साथ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। आपके पास अदर ऑप्शंस नहीं है कि आप इनको याद ना करो, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है IE रूल्स। नाउ रूल 54, रूल 54 की अगर हम बात करें, दिस इज रिलेटेड टू वोल्टेज, जो कि कहाँ पे आ रही है, कंज्यूमर के पास आ रही है। सो इसको हम बोलते हैं डिक्लेयर्ड वोल्टेज। डिक्लेयर्ड वोल्टेज आप सप्लाई जो कंज्यूमर लेवल पे आ रही है, किसी घर में आ रही है, किसी हाउस होल्ड में आ रही है, किसी फैक्ट्री में, किसी इंस्टीट्यूट में, सप्लाई टू दी कंज्यूमर। सो याद रखिएगा, इट इज रिलेटेड टू वोल्टेज, रूल 54, सप्लाई टू दी कंज्यूमर, सप्लाई टू दी कंज्यूमर। नाउ इसी बेस पे, ये जो रूल 54 है, इसी बेस पे हम बेसिकली क्या करते हैं फिर, क्लासीफाई करते हैं अलग अलग वोल्टेज को, उनका मैग्नीट्यूड, उनकी टॉलरेंस। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। नाउ दिस इज क्लासिफिकेशन, यानी कि अलग अलग किस टाइप की वोल्टेजेस हमारे पास हो सकती हैं। एक साइड में, एक कॉलम में क्लासिफिकेशन, दूसरे साइड में आप लिखो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड या फिर रेंज ऑफ वोल्टेज, एंड यहाँ पे इस साइड में आप लिखो टॉलरेंस, यानी कि कितना चल सकता है, अगर ये जो मैग्नीट्यूड हमारे पास है इसमें कितना कम या ज़्यादा चल सकता है, टॉलरेंस। नाउ देखिए क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, पहले हमारे पास है, पहले जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन में, इट इज़ लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, एंड इसको हम जानते हैं LV से शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा हमारे पास है मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, इसको हम लिखेंगे MV। नेक्स्ट हमारे पास है हाई वोल्टेज, इसको हम डिनोट करेंगे HV से। फोर्थ हमारे पास है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसको हम लिखेंगे EHV। फिर हमारे पास है सुपर हाई वोल्टेज, सुपर हाई वोल्टेज, सो यू विल राइट इट एज सुपर हाई वोल्टेज, दैट इज SHV। सो इनमें अब आपको क्या करना है, इनमें अब आपको वैल्यूज याद रखने हैं। मैग्नीट्यूड, लो वोल्टेज किसको हम कहते हैं, लो वोल्टेज हमारे पास जनरली 250 वोल्ट्स की आती है, जो जनरल हमारे घर में आती है 250 वोल्ट्स की। सो लो वोल्टेज हमारे पास कितनी है, 250 वोल्ट। नाउ इसमें जो टॉलरेंस हमारे पास है, अच्छा पहले वोल्टेज ही लिखेंगे, फिर मीडियम वोल्टेज की अगर हम बात करें, इसका जो रेंज है इट इज़ 250 वोल्ट से लेकर किधर 650, या फिर आप 650 भी बोल सकते हैं कि अप टू 650 जो हमारे पास वोल्टेज होगी वो क्या होगी, मीडियम। अच्छा फिर 650 से 650 वोल्ट से किधर 33 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट। अब जो 33 किलो वोल्ट है, आपकी मर्जी है, इस 33 किलो वोल्ट को आप लिख सकते हो यहाँ पे 33 इंटू 1000, यानी कि 33,000 वोल्ट। 33 किलो वोल्ट को आप लिख सकते हो 33,000 वोल्ट, अगर आप इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपकी मर्जी। अच्छा फिर यानी कि अप टू 33 किलो वोल्ट या फिर 33,000 वोल्ट, इसको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हमारे पास होती है अगर 33 किलो वोल्ट से किधर 132 किलो वोल्ट हमारे पास वोल्टेज हो, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एंड अगर यही ग्रेटर देन 132 किलो वोल्ट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर हाई वोल्टेज। सो ये वैल्यूज आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वैल्यूज आपसे पूछे जाते हैं। बट ध्यान रखना, यहाँ पे आप 33 को आप यहाँ पे 33,000 लिख सकते हैं, यानी कि आपको जहाँ पे किलो वोल्ट दिखे आपको 1000 मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया होगा, या फिर 10⁻³ आप बोलिए। सो ये आपको मल्टीप्लाई करना है। नाउ इनकी टॉलरेंस हमारे पास, टॉलरेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस यानी कि इसमें टॉलरेंस यानी कि कितनी कमी
या फिर कितना ज़्यादा आ सकता है? सो इट इज़ ±6%। सो इतना ये कम या ज़्यादा आ सकता है। सो 250 को यहाँ पे आप -6 करिए, दैट विल बी 244, +6 करिए, दैट विल बी आपका 256। सो इसी रेंज में आपकी वोल्टेज होनी आनी चाहिए, 244 या फिर 256। अगर 244 से कम वोल्टेज आपके घर में आ रही है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो डिपार्टमेंट में कि हमारे पास यहाँ पे बिजली की चोरी हो रही है। सो इतना आपको याद रखना है। ये हमारे पास क्या है, टॉलरेंस। नाउ अगर हम मीडियम वोल्टेज की बात करें, उसके लिए भी सेम टॉलरेंस हमारे पास है, इट इज़ ±6%। फिर अगर हम हाई वोल्टेज की बात करें, इसमें जो टॉलरेंस है इट इज़ बेसिकली 6% टू 9%। फिर अगर हम बात करें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की, इसमें जो टॉलरेंस है इट इज़ 10 टू 12.5%। ये आपको टॉलरेंस याद रखनी है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी हम फिलहाल रूल नंबर 54 देख रहे हैं, एंड इसी में हमारे पास क्या बात आई, इसी में हमारे पास वोल्टेज की बात छिड़ी। सो यहाँ पे हमने देयरफॉर क्लासिफाई किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस को। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ इसी के साथ आप नीचे ऐड करिए, इसी के साथ आप क्या करिए, नीचे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करिए कि जो हमारे पास परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप, परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन लाइटिंग सर्किट। यानी कि जो हमारे पास लाइटिंग सर्किट होते हैं या फिर लाइट सर्किट होते हैं, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। बताइए परमिसिबल ड्रॉप किसमें, वोल्टेज में, एक लाइटिंग सर्किट में कितना हो सकता है? इट इज़ बेसिकली 2% ऑफ सप्लाई, 2% ऑफ सप्लाई वोल्टेज। जो आपके पास सप्लाई वोल्टेज आ रही है उसका 2%, प्लस आपको 1 वोल्ट ऐड करना होगा, प्लस आपको इसमें 1 वोल्ट ऐड करना होगा। सो 2% ऑफ सप्लाई वोल्टेज, फॉर एग्जांपल आपके घर में 250 आ रही है क्या सप्लाई वोल्टेज, इसका 2% यानी कि 2/100, प्लस आपको क्या करना है 1 वोल्ट, जो वैल्यू निकलेगा वही आपका क्या होगा, परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन लाइटिंग सर्किट। यानी कि इतना परमिसिबल है, अगर इससे ज़्यादा या फिर कम हुआ सो वो हमारे पास परमिसिबल नहीं होता है। सो नोट डाउन करिए अच्छे से चीज़ें। नेक्स्ट, सो रूल 54, रूल 54 के बाद हम बात करेंगे रूल 55 की। रूल 55, रूल 55 की बात करें, रूल 55 के बाद 61, 77, 79, इनकी 4 ही अभी हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने, ज़्यादा नहीं है, आप टेंशन ना लें। रूल 55 देखिए, रूल 55 बेसिकली क्या कहता है हमारा, रूल 55 या फिर 80 में भी एक हम देखेंगे। सो 4-5 है अभी, आप टेंशन ना लें। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला 5 to 10 इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे जो आपको याद रखने। नाउ रूल 55 क्या कहता है, इट इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारे पास 54 रिलेटेड था किसके रिलेटेड, वोल्टेज के रिलेटेड, सिमिलरली जो हमारे पास रूल 55 है इट इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी जो कंज्यूमर लेवल पे आ रही है। सो इट इज़ रिलेटेड टू डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है रेटिंग इसमें, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कल बोला दैट इज़ 50 हर्ट्स जो कि हमारे घरों में आती है। सो डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ, स्पेशली इंडिया में, डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर, टू द कंज्यूमर, डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर। सो बताइए डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर हमारे पास। सो दिस यू रिमेंबर कि ये किसके रिलेटेड है, ये फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड है। अच्छा, ये किसके रिलेटेड हमारे पास है, वोल्टेज के रिलेटेड, यानी कि कंज्यूमर लेवल पे कितनी आनी चाहिए। नाउ इसमें आपको सिंपली एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है, इट इज़ बेसिकली ±3% ऑफ नॉमिनल।
ये हमारे पास कितना होना चाहिए, इट शुड बी +-3% ऑफ नॉमिनल। सो ये हमारे पास होना चाहिए +-3% ऑफ नॉमिनल, +-3% ऑफ नॉमिनल, +-3% ऑफ नॉमिनल। वेट ए सेकंड, +-3% ऑफ नॉमिनल, +-3% ऑफ नॉमिनल, +-3% ऑफ नॉमिनल। एंड वो कितना हमारे पास होता है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आता है 48.5 टू 51.5 हर्ट्स। सो ये वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू भी पूछा जाता है। सो ये हमारे पास निकल के आता है कितना, 48.5 टू 51.5 हर्ट्स। नाउ +-3% ऑफ नॉमिनल क्या है हमारे पास है, इट इज़ बेसिकली सो +-3%, 3% किसका, 3% ऑफ 50 हर्ट्स। कल मैंने आपको बोला कि हमारे पास 50 हर्ट्स क्या आती है फ्रीक्वेंसी। सो इसका 3% आपको लेना है। सो इट इज़ 50 इंटू यहाँ पे 3/100। सो जो आपको यहाँ से वैल्यू निकलेगा, सो वो आपको यहाँ पे पुट करना है, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। सो बेसिकली वो आपको यहाँ पे पुट करना है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज़ 50 इंटू 3% कितना होता है 0.03। 3% हमारा कितना होता है 0.03, यानी कि 3/100 हमारा। सो ये आप जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, आई थिंक वो हमारा कितना निकल के आएगा, 5 3 4 15, वो हमारा 1.5 निकल के आएगा। ये वैल्यू हमारा कितना निकल के आएगा, 1.5। फिर देखिए आपको क्या करना है, 3% को आपको क्या करना है, +-3% आपको लेना है। सो 50 का आपको लेना है +-3% ऑफ नॉमिनल। सो वो हमने देखा वो कितना निकला 1.5। सो आपको लेना है 50 + -1.5, दैट इज़ 50 + 1.5, वो कितना बनेगा 51.5। अच्छा, -1.5 जब आप करोगे दैट विल बी 48.5। सो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। समझ में आया होगा ये वैल्यू कहाँ से आता है हमारा, ये वैल्यू हमारा कहाँ से आता है। सो दिस इज़ मैक्सिमम परमिसिबल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, ये आपके पास परमिसिबल है। सो इतना फ्रीक्वेंसी में आपके पास घोटाला हो सकता है। अगर 48.5 के नीचे आ रही है तब आप अगेन यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। सो दिस इज़ रूल 55। चलिए इसको इतना ही यहाँ पे इस स्लाइड में लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूल 61, रूल 61। नाउ रूल 61 क्या कहता है, इट इज़ रिलेटेड टू कनेक्शन विथ अर्थ, कनेक्शन विथ अर्थ। सो ये बेसिकली हमारे पास अगेन किसके रिलेटेड है, अर्थिंग के रिलेटेड। जैसे हमारे पास रूल 33 था, बट अगर आप देखोगे रूल 33 जो था दैट वाज अर्थिंग फॉर कंज्यूमर, दैट वाज अर्थिंग फॉर कंज्यूमर, एंड दिस इज कनेक्शन विथ अर्थ, दिस इज कनेक्शन विथ अर्थ। यानी कि ये बोलता है कि अर्थिंग होनी चाहिए। अच्छा, कब अर्थिंग होनी चाहिए, व्हेन, जब भी हमारे पास जो वोल्टेज का वैल्यू है V इज़ ग्रेटर देन 125, यानी कि अगर वोल्टेज आ रही है 125 वोल्ट्स की, तब हमारे पास जो अर्थिंग है वो हमारे पास एक मस्ट बन जाती है। सो कामा अर्थिंग इज मस्ट। सो अगर इतनी वोल्टेज हमारे पास आ रही है तब हमारे पास जो अर्थिंग है वो हमें करनी ही करनी चाहिए। नेक्स्ट इज रूल 77, रूल 77, एंड इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। सो ये हमारे पास है रिलेटेड टू हाइट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल, इलेक्ट्रिकल पोल जो भी हमारे पोल्स होते हैं। नाउ देखिए पहले आपको समझाएंगे पोल्स कैसे हो सकते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई रोड जा रहा है, ये हमारा कोई रोड जा रहा है। नाउ अब हमारे पास क्या हो सकती है, दो टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है हमारे पास। यहाँ पे फॉर एग्जांपल पोल हो सकता है, फिर यहाँ पे पोल हमारे पास हो सकता है। अच्छा, नाउ यहाँ पे हमारे पास पोल हो सकता है। नाउ अगर फॉर एग्जांपल वायरस जो है हमारे पास वो ऐसे जा रही है, वायरस हमारे पास ऐसे जा रही है। सो ये इस केस में जो वायरस हैं ये क्या जा रही है, रोड के पैरेलल में जा रही है, रोड के पैरेलल में जा रही है। या फिर कहीं पे क्या हो सकता है, रोड के अबव, रोड के ऊपर, रोड के अबव यानी कि ऊपर, यानी कि साइड में, रोड के ऊपर, यानी कि आप गाड़ी में जा रहे हो, आपके ऊपर से रोड में ऐसे वायरस क्या कर रही होंगी, रोड में ऐसे वायरस क्रॉस कर रही होंगी, एंड नीचे से इसमें रोड जा रहा होगा, नीचे से इसमें रोड जा रहा होगा, ऊपर से वायरस क्रॉस कर रही होंगी।
तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर वायरस क्रॉस कर रही हैं रोड को एंड अगर वायरस पैरेलल जा रही हैं रोड को। इस कंडीशन में जो हमारे पास पोल की हाइट है रोड लेवल से, वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल यहाँ पे। सो पहला यहाँ पे है, इसमें ए लिखोगे आप, वायरस पैरेलल टू रोड, वायरस पैरेलल टू रोड, ये तो आपको समझ में आया। वायरस पैरेलल टू रोड अगर हमारे पास है, सो इस कंडीशन में दूसरा हमारे पास अगर क्रॉसिंग द रोड है, वायरस आर क्रॉसिंग द रोड, यानी कि वायरस जो हमारे पास हैं वो रोड को क्रॉस कर रही हैं। सो एक बार में मैं टेबल बनाऊंगा दोनों के लिए। सो इसमें आपको बेसिकली एक याद रखना है, इसमें अगर हमारे पास लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज आ रही होगी, दूसरा हमारे पास अगर हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आ रही होगी। सो इस केस में आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं, सो इस केस में आप देखिए ऐसे आप याद रखोगे, ऐसे आप याद रखोगे टेबल को अलग से, इसको अलग करके देखिए, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, वायरस पैरेलल टू रोड, क्रॉसिंग द रोड। नाउ लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज के लिए हमारे पास जो हाइट होनी चाहिए एक इलेक्ट्रिकल पोल की या फिर वायरस की ग्राउंड से, इट शुड बी 18 फीट। कितनी होनी चाहिए, 18 फीट। अगर हाई वोल्ट एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हैं तब हमारे पास 19 फीट की हाइट होनी चाहिए, तब हमारे पास 19 फीट की हाइट होनी चाहिए। अगर ये तो जब पैरेलल जा रहे हैं, अगर क्रॉस कर रहे हैं रोड को, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया, अगर क्रॉस कर रहे हैं तब इस केस में इनमें आपको एक एक जोड़ना होगा। इट विल बी 19 फीट एंड 20 फीट। सो ये हमारे पास क्या होगा, 19 फीट एंड 20 फीट। सो फिलहाल आप इसको नोट डाउन करिए। सो ये सब चीज़ें भी आप अच्छे से नोट करिए। नाउ आपके एग्ज़ाम में इनको मीटर्स में भी पूछा जा सकता है, फीट को मीटर में भी पूछा जा सकता है, एंड हमारे पास सिंपल कन्वर्जन होता है, यू मस्ट बी नोइंग। जो हमारे पास 1 मीटर होता है, 1 मीटर इज़ 3.28 फीट। 1 मीटर जो हमारे पास होता है दैट इज़ 3.28 फीट। एंड अगर आपको 8 फीट निकालना होता है, सो आप क्या करते हो, 1/3.8, दैट कम्स आउट टू बी 0.305 मीटर। सो आप ये वैल्यूज़ याद रख सकते हो, आप कन्वर्जन कर सकते हो, चाहे आपको फीट में पूछे या फिर मीटर्स में। सो इसको भी नोट डाउन करिए। रूल नंबर 77। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 79। रूल नंबर 79। नाउ रूल नंबर 79 की अगर हम बात करें, सो ये क्या था, इन जनरल हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। नाउ इट इज़ हाइट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल या फिर वायर फ्रॉम रूफ, यानी कि छत से। हाइट ऑफ वो था रोड से, बेसिकली वो था, यहाँ पे याद रखना, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल फ्रॉम रोड लेवल, मैं लिखूंगा RL, यानी कि रोड लेवल। दिस इज फ्रॉम, नेक्स्ट हाइट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर या फिर पोल लिखिए, फ्रॉम रूफ यानी कि छत से, फ्रॉम रूफ। नाउ देखिए, इसमें आपको दो टाइप के वैल्यूज़ बेसिकली याद रखने। पहला अगर हमारे पास प्लेन रूफ हुआ या फिर फ्लैट रूफ हुआ, प्लेन या फिर फ्लैट, जैसे आपको कश्मीर की हम बात करें या फिर JNK की हम बात करें, जम्मू में जनरली आपको फ्लैट रूफ्स दिखते हैं। कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर में आपको स्लोप्ड रूफ्स दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट चलता नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल, या फिर यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हैं। सो या तो हमारे पास फ्लैट रूफ होगा या तो स्लोप्ड रूफ होगा। अब इनमें आपको क्या याद रखनी है, वर्टिकल डिस्टेंस, बेसिकली दीज आर क्लियरेंसेस, आप इनको क्लियरेंस भी बोल सकते हो, वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बेटर इज पहले आप हॉरिजॉन्टल को याद रखिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस। नाउ देखिए,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास कितनी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास कितनी होनी चाहिए। एंड साथ ही में याद आप ये रखोगे कि ये जो पहला टेबल हमने बनाया यहाँ पे, इसमें आप याद रखोगे कि वन मतलब दिस इज़ फॉर, अगर हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है इट इज़ हमारे पास 11 किलो वोल्ट। सो अगर हमारे पास यानी कि 11,000 वोल्टेज आ रही है, अगर हमारे पास वायर्स में 11,000 वोल्टेज आ रही है, तब इस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए। नाउ समझाते हैं आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कोई घर, एंड इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे 3D में मैंने आपको बनाया, दिस इज़ कोई घर एंड ये इसका रूफ है ऊपर, ये क्या है इसका, यहाँ से डोर, यहाँ से खिड़कियाँ, ये इसका क्या है ऊपर रूफ। कौन सा रूफ मैंने यहाँ पे लिया, फ्लैट। अब आप खुद स्लोप वाला भी समझ सकते हो। सो होता क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल इस घर के पीछे आपको एक पोल दिखेगा, बट आपको इतना ही दिखेगा। नाउ यहाँ से एक वायर जा रही होगी, यहाँ से इसमें एक वायर जा रही होगी, ये फिर इसमें दूसरी वायर जा रही होगी। सो पहला यहाँ पे क्या है, पहला है दिस मच हाइट, ये हाइट जो आपको दिख रही है दिस इज़ वर्टिकल हाइट या फिर वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि आपके रूफ के अबव हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी कि किस हाइट पे ये जो इलेक्ट्रिकल लाइन है वो जानी चाहिए। हो गया ये। दूसरा, आपके घर से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड योर रूफ कितनी हमारे पास है, ये बेसिकली आपको याद रखनी है। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास अगर प्लेन या फिर फ्लैट रूफ हुआ, इसके लिए हमारे पास इट इज़ 4 फीट, या फिर आप FT लिखो, एंड स्लोपर रूफ के लिए भी कितनी, 4 फीट। सो चाहे हमारे पास फ्लैट रूफ हो या फिर स्लोपर रूफ हो, दोनों के लिए क्या 4 फीट। कौन सी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दोनों में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें सेम ही रखनी है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन इसमें नहीं आ रहा है। नाउ अगर हमारे पास फ्लैट रूफ है, तब उस केस में जो वर्टिकल डिस्टेंस हमें रखनी है दैट इज़ बेसिकली 8 फीट, वो हमें रखनी है 8 फीट। अगर स्लोपड मतलब इसमें हमारे पास ऐसे, जैसे कश्मीर में छत देते हैं, अगर ऐसा हुआ, फिर इसकी हाइट जो है ना वो फिर से बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अब इसमें स्लोप हुआ, उसके कारण क्या है, यहाँ पे ट्रस वगैरह हमने बनाया, इसके कारण क्या होगा, इसकी हाइट फिर से बढ़ जाएगी। देयरफॉर आप खुद दिमाग लगाइएगा कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो स्लोपड रूप में ज़्यादा होगी, एंड कितनी हमारे पास है, इसको हम रखते हैं 9 फीट। सो 4 फीट, 8 एंड 9 फीट, इसको याद रखिए अच्छे से। समझ में आया होगा हमने क्या किया, यहाँ पे हाइट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर हम निकाल रहे हैं, बट फ्रॉम रूफ, इस बार रूफ से हम निकाल रहे हैं। नाउ इसी में ये तो हमने देखा किसके लिए, अगर हमारे पास 11 किलो वोल्ट की क्या आ रही है, 11 किलो वोल्ट की वोल्टेज आ रही है, 11 किलो वोल्ट की वोल्टेज आ रही है। नाउ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रूफ, अब इसमें आपको दूसरा टेबल याद रखना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रूफ को आप छोड़िए, आपको वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस याद रखनी है। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस HD में लिखूंगा, दूसरा हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस VD में लिखूंगा। नाउ अगर हमारे पास जो वोल्टेज हमारे पास है 11 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट, यानी कि 11,000 से 33,000 की वोल्टेज, यानी कि जिसको आप हाई टेंशन एंड लो टेंशन बोलते हो। सो इतनी वोल्टेज हमारे पास आ रही है, एंड अगर हमारे पास वोल्टेज जो आ रही है वो 33,000 वोल्ट या फिर 33 किलो वोल्ट से ज़्यादा आ रही है। सो इस कंडीशन में आपको अगेन अलग वैल्यूज़ याद रखने हैं, एंड ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके पास अलग ऑप्शन ही नहीं है। सो इस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये 6 फीट, वर्टिकल डिस्टेंस की हम बात करें, ये 12 फीट। अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना है, अगर 33 किलो वोल्ट से ज़्यादा है, इसमें आपको क्या करना है, 6 फीट प्लस 1 फीट फॉर एवरी 33 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, इसमें 12 फीट प्लस 1 फीट एडिशनल फॉर एवरी 33 किलो वोल्ट।
ये भी आपको समझाएंगे ये क्या है इसका मतलब। ये तो आपको समझ आया अगर वोल्टेज रेंज इसमें होगी 11 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट। अगर 33 किलो वोल्ट से ज़्यादा आ रही है मतलब 33 आ सकती है। अच्छा, अगर 33 आई तब हम लेंगे 12 एंड 6। नाउ 33 में हमने लिखा इसके बाद फॉर एवरी 33 को आप डबल करिए। सो डबल करने पे क्या होगा, ये 66 किलो वोल्ट बनेगा। इसको 3 टाइम्स करिए, दिस विल बी 99। सो एडिशनल अगर 66 किलो वोल्ट आ रही है सो आप 1 ऐड करोगे, अगर 99 आ रही है आप एक और 1 ऐड करोगे, यानी कि इस केस में आपका कितना बनेगा टोटल 14। इस केस में 1 1 1 कितना बनेगा 15, यानी कि अगर 99 किलो वोल्ट आ रही है, अगर 66 आ रही है तब 13। अच्छा, अगर यहाँ पे 66 आ रही है तब 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एवरी यानी कि 1 फॉर एवरी 33 किलो वोल्ट का मतलब क्या है। सो रूल नंबर 79 गया। नाउ लास्ट जो इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास है, लास्ट वन, दैट इज रूल 88। रूल 88, दिस इज सिंपली रिलेटेड टू गार्डिंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। गार्डिंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट को गार्ड आपको करना है, सेफ्टी डिवाइस लगानी है आपको। किसके लिए, ताकि जो लीकेज करंट हमारे पास हो रहा है वो ना हो जाए। इट इज सिंपली रिलेटेड टू गार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सो ये इतने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको याद रखने। सो 88, सो यहाँ से आते हैं हम वापस। सो रूल 33, 35, 44, 46, 49, 5 रूल्स यहाँ पे। एंड ध्यान दीजिए, दिस इज अर्थिंग फॉर कंज्यूमर, दिस इज वार्निंग प्लेट, यहाँ पे पेनल्टी अगर आप मीटर के साथ डिस्टर्बेंस करोगे, यहाँ पे फर्स्ट एड, फिर पीरियोडिक इंस्पेक्शन करना चाहिए। ये 49 लीकेज के रिलेटेड हो गए 5, फिर यहाँ पे हमने 2 देखे हो गए 7, फिर ये 8, फिर ये 9 10 और ये 11 और ये 12। सो 12 टोटल है यहाँ पे जो आपको याद रखने हैं। 50 में सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर 54 वोल्टेज के रिलेटेड, फिर यहाँ पे क्लासीफाई किया हमने वोल्टेज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके बनेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड 55, फिर परमिसिबल कितनी होनी चाहिए, फिर कनेक्शन विथ अर्थ, यहाँ पे हाइट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल फ्रॉम रोड लेवल इट इज़ 77, 79 इट इज़ रिलेटेड टू हाइट बट फ्रॉम रूफ, फिर 88 यहाँ पे गार्डिंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे इलेक्ट्रिकल रूल्स जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं। नाउ बात करेंगे हम वायरिंग की। नाउ वायरिंग तो आपको समझ में आता होगा कि वायरिंग हमारे पास क्या है। वायरिंग मतलब जो हमारे पास फॉर एग्जांपल बिजली आ रही है, इसमें हमारे पास 3 अलग अलग टाइप की वायर्स होती हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल लाइव वायर होती है, हमारे पास न्यूट्रल वायर होती है, हमारे पास अर्थिंग वायर होती है। हमारे पास न्यूट्रल, लाइव एंड अर्थिंग वायर्स होती हैं। नाउ अगर मैं इन वायर्स की बात करूं, पहले आप ये याद रखोगे इसमें कलर कोडिंग वायर्स में। सो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में किसी में ऐड करूँगा ये पेज, आप टेंशन ना लें। सो वायर्स की अगर हम बात करें, हमारे पास बेसिकली 3 वायर्स आती हैं। वन इज हमारे पास या तो लाइव वायर होगी, हमारे पास लाइव वायर होगी जिसमें करंट फ्लो कर रही होगी। दूसरी हमारे पास क्या होगी, न्यूट्रल वायर होगी। दूसरी जो हमारे पास होती है दैट इज़ न्यूट्रल वायर। एंड तीसरी जो हमारे पास है दैट इज़ अर्थ। तीसरी जो हमारे पास है दैट इज़ अर्थ। नाउ अगर मैं लाइव वायर की बात करूं, इनका कलर कोडिंग एग्जाम में पूछा जाता है एंड जीकेएसएसबी में एक बार पूछा जा चुका है अकाउंट असिस्टेंट में। सो लाइव वायर जो हमारे पास होती है इट इज़ रेड इन कलर। न्यूट्रल वायर की अगर हम बात करें, न्यूट्रल वायर हमारे पास क्या होती है, इट इज़ ब्लैक। एंड जो हमारे पास अर्थ होती है इट इज़ जनरली ग्रीन या फिर येलो। सो ये कलर कोडिंग भी आपको याद रखनी है। सो ये हमारे पास वायर होती है। नाउ अगर हम टाइप्स ऑफ वायरिंग की बात करें, यानी कि हमारे घर में किस टाइप की वायरिंग होती है, या फिर इंडस्ट्री में या फिर हमारे घर की लेवल पे किस टाइप की वायरिंग होती है। सो जनरली हमारे पास 2 टाइप्स की वायरिंग हो सकती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। या तो टेम्परेरी वायरिंग होगी या फिर हमारे पास परमानेंट वायरिंग होगी। टेम्परेरी में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, या तो फ्लेक्सिबल होगा या तो क्लीट वायरिंग होगी। या तो फ्लेक्सिबल होगी या तो क्लीट वायरिंग होगी। नाम याद रखिएगा, फ्लेक्सिबल वायरिंग, क्लीट वायरिंग। नाउ परमानेंट की अगर हम बात करें, इसमें आपको बेसिकली 5 मिलेंगे, केसिंग कैपिंग यानी कि केसिंग कैपिंग, फिर बेटन वायरिंग, फिर पीवीसी वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग, सॉरी वार्निंग मैंने पढ़ी कहीं पे, वायरिंग एंड कंसीलर्ड वायरिंग। सो ये हमारे पास है 5 किस्में परमानेंट में,
यानी कि जो हम परमानेंटली करते हैं। नाउ टेम्परेरी हमारे पास क्या है, पहला फ्लेक्सिबल। ये आप सिंपली जब आपको डेकोरेशन वगैरह करनी होती है मैरिजेस में, या फिर कहीं पे एक्सिबिशन है, या फिर कहीं पे फॉर एग्जांपल मेला वेला चल रहा है, सो वहाँ पे आप एक रात के लिए या फिर 2-3 दिन के लिए वायरिंग करते हो, वहाँ पे आप इन वायर्स का यूज़ करते हो, इन वायर्स का आप यूज़ करते हो। सो ये हमारे पास है, दीज आर फ्लेक्सिबल कॉपर वायर्स। आप डायरेक्ट कॉपर वायर्स, ये वायर्स लगाते हो एंड इनसे फिर आप यहाँ पे सर्किट वगैरह कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हो, बल्ब वगैरह स्विच का। सो इट इज़ फ्लेक्सिबल वायरिंग। सो ये किस में आएगा, टेम्परेरी में। नेक्स्ट हमारे पास है क्लीट वायरिंग। अगर मैं क्लीट वायरिंग की हम बात करें, क्लीट वायरिंग जो हमारे पास है, ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, दिस इज क्लीट वायरिंग। पहले पुराने ज़माने में होती थी, अब इसको यूज़ नहीं किया जाता है। सो इट इज़ आउटडेटेड नाउ। आज से आप ये मानिए 50 साल पहले इस टाइप की क्या की जाती थी, इस टाइप की वायरिंग की जाती थी। इसको हम बोलते थे क्लीट वायरिंग। क्या बोलते थे, क्लीट वायरिंग। सो ये जो हमारे पास है, इट इज़ द चीपेस्ट वायरिंग। जितनी भी हमारे पास वायरिंग्स हैं, इनमें ये हमारे पास क्या होती है, चीपेस्ट वायरिंग। अच्छा, यूज्ड अगेन टेम्परेरी वायरिंग हमारे पास है शॉप्स में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। सो इसको अगेन आप क्या करते हो, आप इसको टेम्परेरी बेस पे यूज़ करते हो, यानी कि जिसको आपको आफ्टर 2-3 ईयर्स या फिर आफ्टर 1 ईयर जिसको आपको चेंज करना होता है। सो ये हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ वायरिंग, किसमें, टेम्परेरी में। फ्लेक्सिबल एंड क्लीट वायरिंग ज़्यादा खास नहीं है, यूज़ उस पर ध्यान दीजिएगा, कौन कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे यूज़ से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परमानेंट। परमानेंट में पहले जो हमारे पास है, इट इज़ केसिंग कैपिंग। केसिंग कैपिंग जैसा आपको दिख भी रहा होगा, आजकल भी करते हैं, बट आज इसको आउटडेट किया है किसने, कंसील्ड वायरिंग ने। आउटडेट नहीं, बट करते हैं, आज भी ये लोग करते हैं, बट ज़्यादा ऑप्शन जो नए घर बनते हैं, नई बिल्डिंग्स बनती है, नया कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे कंसील्ड वायरिंग यूज़ की जाती है। नाउ अगर हम केसिंग कैपिंग की बात करिए, देखिए केसिंग कैपिंग में क्या किया जाता है, एक पीवीसी पाइप आपको दिख रही है, पीवीसी, ये जो आपको बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में दिखती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली वायर्स को इंसर्ट किया जाता है। फिर देखिए ये आपको ऐसे दिख रही होगी फिटिंग वगैरह, इनकी बेसिकली ये एक बंदे को बाहर से दिखती है, जब आपके रूम में कोई आएगा फिर आपको दिखेगी भी, फिर आपको ये दिखेगी भी। सो इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ हमारे पास केसिंग कैपिंग। ये हमारे पास क्या है, केसिंग कैपिंग। थ्योरी वगैरह यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि क्या है इसमें। अच्छा, सो ये जो केसिंग कैपिंग है, सो ये आप याद रखोगे, ये पीवीसी से बनी हुई होती है हमारे पास, या तो पीवीसी से बनी हुई होंगी, या तो VIR, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। VIR यहाँ पे क्या है, इट इज़ वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। अगर आपको वल्कनाइजेशन पता होगा, क्लास 12th में हम पढ़ते थे पॉलीमर्स में, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, सल्फर एसिड आप यूज़ करते थे उसमें। छोड़िए केमिस्ट्री की बात है। सो VIR केबल्स का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सो ये आप याद रखेंगे केसिंग कैपिंग में। मैनीज यहाँ पे यूज़। सो अगेन ये भी क्या होगी, चीप वायरिंग होगी इन कंपैरिजन टू जो कंड्यूट वायरिंग हमारे पास होती है, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी सस्ता होता है। फिर यूज़ की अगर हम बात करें, लाइट या फिर फैंस वगैरह के लिए, जो बल्ब वगैरह है आपका, फैन, शॉप्स एंड हाउसेस में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास बेटन वायरिंग। बेटन वायरिंग की अगर हम बात करें, सो बेटन वायरिंग देखिए डायग्राम यहाँ पे, एंड इट वाज यूज्ड इन ओल्डर डेज, यानी कि पुराने ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था। आज से 50 साल पहले आप ये मानिए इस टाइप से यहाँ पे फिटिंग की जाती थी। सो इसके ऊपर क्या लगाए जाते थे, यहाँ पे बेटन्स लगाए जाते थे। आप कील उनको बोल सकते हैं, यहाँ पे कील वगैरह ठोके जाते थे। सो इसको हम बोलते हैं बेटन वायरिंग। क्या बोलते हैं, बेटन वायरिंग। नाउ यूज़ आप याद रखोगे शॉप्स में, ये माल्स, दिस इज हॉल्स या फिर माल्स, यानी कि पुराने ज़माने के माल वगैरह जो होते थे। अच्छा, हाउस की अगर हम बात करें या फिर अदर बिल्डिंग्स में, पुराने ज़माने में आज से 30 या फिर 50 साल पहले आपको इस टाइप की वायरिंग मिलती थी, बेटन वायरिंग। नाउ PVC वायरिंग, देखिए PVC वायरिंग, फॉर एग्जांपल PVC वायरिंग में क्या होता है, ये भी हमारे पास जो केसिंग वायरिंग हमारे पास है या फिर केसिंग कैपिंग है, इसमें भी PVC वायरिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें PVC बोर्ड या फिर ये इसमें PVC की रॉड्स वगैरह यूज़ करते हैं। सो इट इज़ सिंपली PVC वायरिंग आप कहाँ पे यूज़ करोगे, जो डैम्प प्लेस होंगी, सो जहाँ पे वायरिंग इज़ नेसेसरी रिक्वायर्ड टू बी वाटर प्रूफ, यानी कि वाटर एंड फायर प्रूफ आपको वायरिंग करनी है। यानी कि कहीं पे लीकेज हो रहा है, छत से लीकेज हो रहा है, या फिर यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में, अगर यहाँ से ये जो हमारे पास ये जो वाल है, दिस इज़ नॉट डैम्प प्रूफ, इसमें डैम्पनेस आ रही है, इसमें डैम्पनेस आ रही है, इसमें पानी आ रहा है इस वाल में। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सर्किट को मेंटेन करने के लिए आप PVC वायरिंग करते हो।
सो ये आप मान सकते हो कि जो केसिंग कैपिंग है ये आपका इसी में इंक्लूड हो सकता है पीवीसी वायरिंग में। नेक्स्ट इज कंड्यूट पाइप वायरिंग। कंड्यूट पाइप वायरिंग आपको बड़े बड़े मॉल्स में मिलती है या फिर गोडाउन्स में, सिनेमा हॉल्स में। सो यहाँ पे आपको क्या मिलती है, यहाँ पे आपको कंड्यूट पाइप वायरिंग मिलती है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाइप्स, देखिए कितनी पाइप्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं वायरिंग्स को छुपाने के लिए, इन वायरिंग्स को अलग अलग कैरी करने के लिए। सो इट इज़ नोन एज कंड्यूट पाइप वायरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग जो आजकल आप देखते हो, कंसील्ड वायरिंग, यहाँ पे हमारे पास बीम्स होते हैं, किसी बीम को हम कंसील्ड बीम भी बोलते हैं। छोड़िए ये सब इंजीनियरिंग की बात है, सिविल की। नाउ देखिए जनरली आज देखते हो जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन के टाइम जैसे ही यहाँ पे रेनफोर्समेंट बिछाया जाता है, रेनफोर्समेंट यानी कि जो आयरन स्टील हमारे पास है ये बिछाया जाता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रिशियन आता है, वो इन पाइप्स को क्या करता है, इन पाइप्स को बिछाता है। सो एंड इन पाइप्स को या तो डायरेक्टली इनमें बिछाता है या फिर कहीं पे पहले क्या किया जाता है, इनको वॉल में ऊपर लिया जाता है। सो अंदर से कनेक्शन किस में होगा, वॉल में। यानी कि देखने पे जब आप रूम के अंदर जाओगे आपको ये जो पाइप्स वगैरह हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल पाइप्स आपको दिखेंगी या फिर पीवीसी पाइप्स, ये आपको नहीं दिखेंगी, ये आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि कल को इसके ऊपर क्या चलेगा, चढ़ेगा, इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ेगा। सो आपको बेसिकली ये फिर नहीं दिखेंगी। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के वायरिंग को हम बोलते हैं कंसील्ड वायरिंग, यानी कि पूरा बंद। ये क्या है, पूरा हिडन। सो इट इज़ बेसिकली हिडन। ये हमारे पास क्या होता है, हिडन, किसके अंदर, प्लास्टरिंग के अंदर। सो इट इज़ मोस्ट पॉपुलर, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्गर, सभी एडवांटेजेस हैं इसमें हमारे पास। सो ये सब चीज़ें याद रख सकते हैं आप। हॉस्पिटल हमारे पास, ड्राइविंग रूम हमारे पास, हाई प्रिसिशन वर्कशॉप्स में। सो इनमें हम बेसिकली आजकल किसका यूज़ करते हैं, कंसील्ड वायरिंग का। इनमें हम किसका यूज़ करते हैं, कंसील्ड वायरिंग का। ये आप याद रखोगे, ये आप याद रखोगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं, वायरिंग सिस्टम। ये तो आपने वायरिंग के टाइप्स देखे। नाउ हमारे पास क्या है, वायरिंग सिस्टम। वायरिंग सिस्टम की अगर मैं बात करें, हमारे पास जनरली या फिर बेसिक 3 सिस्टम होते हैं वायरिंग के हमारे पास। पहला जो हमारे पास है इट इज़ ट्री सिस्टम, ट्री सिस्टम। दूसरा जो हमारे पास है इट इज़ रिंग सिस्टम। एंड तीसरा जो हमारे पास है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। सो कितने सिस्टम हमारे पास है, ट्री, रिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। नाउ ट्री सिस्टम की अगर हम बात करें, ट्री सिस्टम आपको सिंपल भाषा में समझा देंगे। डायग्राम यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी, डायग्राम आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी। देखिए ट्री सिस्टम में क्या होता है, ट्री सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मीटर लगा हुआ है, इसको मैं बोलूँगा लेट दिस इज मीटर। यहाँ पे हमारे पास इसमें वायर्स आ रही होंगी, वायर्स आ रही होंगी। सो 2 वायर्स इसमें आ रही होंगी। एक जो वायर हमारे पास होगी दैट विल बी फेज, एक हमारे पास क्या होगा, फेज। दूसरा हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल हमारे पास। फिर ये हमारे घर के अंदर या फिर बाहर लगा हुआ है एंड इससे कनेक्शन किधर जाएगा, हमारे घर के अंदर, यानी कि होम। अब कनेक्शन किधर जाएगा, अंदर, घर के अंदर, यानी कि एक फेज वायर एंड दूसरी हमारे पास न्यूट्रल वायर। जो यहाँ पे फेज वायर हमारे पास है इसमें आगे यहाँ पे प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई जाती है, दैट इज़ फ्यूज इसमें आगे लगा हुआ होगा। फिर ये आगे की ओर बढ़ेगी। सो यानी कि इसमें एक ही जो वायर है उसमें यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है। सो फिर ये आगे की ओर बढ़ेगी। फिर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारा रूम नंबर 1 है जिसमें मुझे कनेक्शन लेना है या फिर सर्किट को मेंटेन करना है, दिस इज़ रूम नंबर 2। सो हम क्या करेंगे, फिर बेसिकली ये वायरिंग ऐसे चलेगी एंड यहाँ से इसके ब्रांच निकलेंगे, ऐसे यहाँ पे एक ब्रांच, फिर दूसरा यहाँ से ऐसे एक वायर यानी कि फेज वायर एंड दूसरी हमारे पास न्यूट्रल वायर इस रूम में ऐसे जाएगी, इस रूम में भी ऐसे जाएगी। वेट ए सेकंड, एक यहाँ से कनेक्शन उठेगा, फिर सिमिलरली यहाँ से कनेक्शन उठेगा एंड यहाँ से कनेक्शन उठेगा। सो बेसिकली जैसे ट्री में हमारे पास क्या निकलते हैं, जैसे ट्री में हमारे पास सिंपली ब्रांचेस निकलते हैं, यहाँ पे भी आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे ब्रांचेस निकलते हैं। सो ये हमारे पास क्या होता है, ट्री सिस्टम। यहाँ पे आप थ्योरी वगैरह पढ़ सकते हो कि ट्री सिस्टम हमारे पास क्या होता है, अच्छे से देखिएगा। नाउ रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे रिंग हमेशा ये नहीं समझना कि ये सर्कुलर होगा, ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेपड भी हो सकता है। नाउ रिंग सिस्टम में क्या होता है, सिंपल भाषा में आपको समझा देंगे।
सिंपल भाषा में आपको समझा देंगे। ये फॉर एग्जांपल किसी रूम की दीवार है, ये फॉर एग्जांपल किसी रूम की दीवार है। सो इसमें आप क्या करते हो, इसमें सिंपली आप वायरिंग कैसे करते हो रिंग सिस्टम में, आप बेसिकली 3 वायर्स यहाँ पे लेते हो। ये आपने एक वायर ली, लेट दिस इज हमारे पास लाइव वायर। सो ये कौन सी हमारे पास है, लाइव वायर, रेड में जो है हमारे पास। इसके बाद आप यहाँ पे ब्लैक में लोगे, ब्लैक में क्या लोगे आप, न्यूट्रल वायर, ये आपने न्यूट्रल वायर ली। फिर यहाँ पे आप क्या लोगे, यहाँ पे आप लास्ट पे ग्रीन वाली लोगे। चलिए मेरे पास यहाँ पे हैं कलर्स। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या लेंगे, ग्रीन। ग्रीन हमारे पास क्या होगी, दिस विल बी अर्थ वायर। सो ये हमारे पास होगी वायर। सो इस हिसाब से फिर देखिए कनेक्शन आप कैसे निकालने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपका टेलीविज़न वर्क कर रहा है, आप फिर कनेक्शन निकालते हो। यहाँ से इसका कनेक्शन इधर, ये इधर ये वायर गई, फिर यहाँ से ये वायर क्रॉस करते हुए इधर गई, फिर यहाँ से ये वायर क्रॉस करके इधर गई। सो ये हमारा रेफ्रिजरेटर चलेगा। सिमिलरली अगर हमें टीवी चलाना होगा, सो इसके लिए आपको अलग से कनेक्शन यहाँ से, टीवी के लिए अलग से कनेक्शन यहाँ से, ये लाइव वायर का कनेक्शन, फिर ये हमारे पास न्यूट्रल वायर भी कनेक्टेड, ये हमारे पास यहाँ पे अर्दन वायर भी कनेक्टेड। सो ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे हमारे पास जो रिंग सिस्टम है, यानी कि इसके आसपास या फिर इसके अराउंड जो हमारे पास सर्किट है, वो हम कैसे मेंटेन करते हैं। सो ये हमारे पास जनरल वायरिंग होती है, एंड वायरिंग के अराउंड हमारे पास क्या होते हैं, अराउंड हमारे पास अलग अलग अप्लायंस होती है जो कि वर्क करती हैं। सो ये आप याद रखोगे, दिस इज रिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, जो कि जनरली आजकल हम यूज़ करते हैं, यानी कि इसको हम प्रेफर करते हैं, या फिर ये हमारे पास है, दिस इज़ द बेस्ट। इन तीनों में हमारे पास ये है बेस्ट, कौन, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। जैसे कि आपको दिख भी रहा होता है, जैसे हमारे घर में होता है। सो ये हमारे पास है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए यहाँ से करंट आ रही है, फिर यहाँ से 2 वायर्स हमारे पास कनेक्टेड हैं। यहाँ से हमारे पास क्या है, 2 वायर्स हमारे पास कनेक्टेड है, एक न्यूट्रल एक लाइव वायर। फिर पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मीटर लगा हुआ होगा। मीटर के बाद कनेक्शन हमारे घर में जाएगा, एंड जैसे ही कनेक्शन हमारे घर में जाएगा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये फेज एंड न्यूट्रल हमारे पास है, इनके लिए हमारे पास अलग अलग बॉक्स होते हैं, क्या बने हुए होते हैं। सो इस वायर के लिए अलग बॉक्स होगा, इस वायर के लिए अलग बॉक्स होगा। एंड जनरली जो न्यूट्रल वायर हमारे पास होती है, उसमें बेसिकली जो न्यूट्रल वायर होती है उसमें हम प्लग कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं, एंड किसी और रूम में कनेक्शन हम ले सकते हैं। एंड जो हमारे पास फेज वायर होती है, वो जनरली एमसीबी वगैरह से कनेक्ट होती है, या फिर प्रोटेक्शन डिवाइस से। सो ऐसे हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम वर्क करता है। सो ये आप याद रख सकते हो सिंपली। जनरली थ्योरी में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको यही बताया जाएगा विच इज़ बेस्ट, या फिर क्लासिफिकेशन कितनों में है, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ हाउस वायरिंग में ही अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोलूँगा जो आपको याद रखनी है। हाउस वायरिंग बिफोर गोइंग इनटू द ऑब्जेक्टिव्स, अभी हमें हाउस वायरिंग में कुछ देखने हैं जो आईई रूल्स हैं बेसिकली। सो हाउस वायरिंग के रिलेटेड अब आप देखोगे आईई रूल्स। सो आईई रूल्स आपको देखने हैं हाउस वायरिंग के रिलेटेड, अर्थिंग के रिलेटेड भी देखने हैं जब हम नेक्स्ट क्लास में अर्थिंग वगैरह पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे हमारे पास है कंडक्टर। नाउ कंडक्टर अगर हमारे पास है, पहला हमारे पास है, अगर हमारे पास कंडक्टर है, एंड कंडक्टर हमारे पास किस में है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है सब सर्किट, इसको हम बोलते हैं सब सर्किट, या फिर सब सर्किट किसको हम बोलते हैं, एक नॉर्मल सर्किट को। जो हमारे पास कोई नॉर्मल सर्किट होता है, अगर हमारे पास नॉर्मल सर्किट है या फिर सब सर्किट। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सब सर्किट में या फिर नॉर्मल सर्किट में। दूसरा हमारे पास अगर हमारा सर्किट किस टाइप का हुआ, पावर सर्किट यानी कि एसी सर्किट। सो हमारे पास क्या हुआ, पावर सर्किट हुआ। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, यहाँ पे आपसे ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा कंडक्टर हम यूज़ करेंगे, कौन सा कंडक्टर हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास अगर हमने ऊपर, अगर हमने कॉपर वायर यूज़ की, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर,
अगर हमने कॉपर वायर यूज़ की, दूसरा अगर हमने अलुमिनियम वायर यूज़ की, AL में लिखूँगा, अलुमिनियम वायर यूज़ की एज ए कंडक्टर। इसमें आपको बेसिकली याद रखना है कि इनका एरिया जो है वो कितना आपको लेना है, इनका एरिया जो है वो कितना लेना है। अगर हम सब सर्किट की बात करें या फिर नॉर्मल सर्किट में, अगर आप कॉपर वायर यूज़ कर रहे हो, अगर आप कॉपर वायर यूज़ कर रहे हो, उसका जो एरिया आपको लेना है दैट इज़ 1 mm² अकॉर्डिंग टू इन IE रूल्स। वो कितना लेना है आपको? 1 mm²। अगर आप पावर सर्किट यूज़ कर रहे हो, आपको ये 1.5 mm² लेना है। किसके लिए? कॉपर वायर के लिए। समझ में आ रहा होगा टेबल आप कैसे याद करोगे। फिर अगर अलुमिनियम वायर हमने यूज़ किया है या फिर अलुमिनियम ऐसे कंडक्टर हमने यूज़ किया है, किसमें? पहले नॉर्मल सर्किट में। सो इसमें जो अलुमिनियम वायर का एरिया होगा दैट विल बी 1.5 mm², 1.5 mm²। बट किसके लिए? फॉर 10 एम्पियर करंट। अगर करंट हमारे पास 10 एम्पियर आ रही है एंड अगर हमारे पास पावर सर्किट है, पावर सर्किट में करंट आएगी 15 एम्पियर। सो यहाँ पे जो आप एरिया लोगे वायर का, अलुमिनियम वायर का, दैट इज़ 2.5 mm²। फॉर यहाँ पे आप लिखेंगे भी फॉर 15 एम्पियर करंट। ये वैल्यूज़ आपको याद रखने ही रखने हैं। ये बेसिकली इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है। सो ये वैल्यूज़ आपको याद रखने ही रखने हैं। आपका सिलेबस ऐसे ही फ्रेम किया गया है। सो यू डोंट हैव मच ऑप्शन यहाँ पे। सो हाउस वायरिंग में पहला चीज़ कंडक्टर के बारे में हमने बात की, कंडक्टर के रिलेटेड कि कॉपर वायर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अलुमिनियम वायर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इनका एरिया कितना होना चाहिए अगर हमारे पास नॉर्मल सर्किट है या फिर हमारे पास पावर सर्किट है। नेक्स्ट इसी में रेटिंग्स, हाउस वायरिंग की ही हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी में रेटिंग, कंडक्टर के बाद हमारे पास रेटिंग, कंडक्टर के बाद हमारे पास रेटिंग्स। रेटिंग्स में आपको याद रखना है अगर हमारे पास सब सर्किट यानी कि वही सब सर्किट एंड पावर सर्किट है, यहाँ से आप याद रखोगे सब सर्किट 1, यहाँ से ऐसे आप याद रखोगे पावर सर्किट। पावर सर्किट नाउ यहाँ से आप याद रखोगे मैक्सिमम लोड, फिर मैक्सिमम पॉइंट, कितने मैक्सिमम पॉइंट हम ले सकते हैं, फिर सॉकेट कितने हमें लेने हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास रेटिंग इसमें सब सर्किट है, जो मैक्सिमम लोड हमारे पास आता है सब सर्किट में दैट इज़ 800 वाट। अच्छा, पावर सर्किट की अगर हम बात करें, क्योंकि रेटिंग हम देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे कितना 3000 वाट। मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे हमारे पास 10 हो सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास 2 हो सकते हैं। एंड यहाँ पे सॉकेट याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो सॉकेट हैं, सॉकेट में जो करंट आने चाहिए दैट शुड बी 5 एम्पियर एंड इसके लिए वैल्यू नहीं होता है। सो इट इज़ 5 एम्पियर, ये आपको याद रखने हैं। सो सॉकेट में जो करंट आनी चाहिए दैट शुड बी 5 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट इसी में याद रखोगे आप, किस में? जो हम हाउस वायरिंग पढ़ रहे हैं, अप्लायंस, हमारे घर में जो अप्लायंस होती है, अप्लायंस होती है, उनकी पावर रेटिंग, उनकी पावर रेटिंग, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इनकी पावर रेटिंग हमारे पास, इनकी पावर रेटिंग हमारे पास पहला यहाँ पे इनकैंडिसेंट बल्ब, कैंडिसेंट बल्ब या फिर लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप या फिर बल्ब, फिर फ्लोरोसेंट बल्ब या फिर लैंप, थर्ड फैन हमारे पास, चाहे सीलिंग फैन हो या फिर टेबल फैन, कोई भी फैन। फिर हमारे पास ऑर्डिनरी सॉकेट आउटलेट जो होते हैं घर में, ऑर्डिनरी सॉकेट आउटलेट। पांचवा पावर सॉकेट आउटलेट, पावर सॉकेट आउटलेट। इनमें आपको यहाँ पे पावर रेटिंग्स याद रखनी है, इनमें आपको पावर रेटिंग्स याद रखनी है, इनकी स्टैंडर्ड पावर रेटिंग्स क्या है। अगर मैं इन
कैंडिसेंट लैंप, फॉर एग्जांपल इनकैंडिसेंट लैंप आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो लैंप आपको दिखता है जो पहले पहले आता था, ये हमारे पास क्या है, इनकैंडिसेंट लैंप। अच्छा, फिर ये जो ट्यूब लाइट वगैरह आती है, सो दिस इज हमारे पास फ्लोरोसेंट लैंप। समझ में आ रहा होगा। इन दोनों के लिए चाहे कोई भी लैंप हो या फिर कोई भी बल्ब, जो पावर रेटिंग, स्टैंडर्ड पावर रेटिंग हमारे पास है, इट इज़ 60 वाट। फैन के लिए 1000 वाट, ऑर्डिनरी सॉकेट 100 वाट, ऑर्डिनरी सॉकेट आउटलेट के लिए 100 वाट, एंड जो पावर सॉकेट आउटलेट है इसके लिए 1000। सो यहाँ पे इन दोनों के लिए 100 एंड पावर सॉकेट आउटलेट के लिए 1000 वाट, ये पावर रेटिंग हमारे पास है जो आपको याद रखनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको एग्जाम्स में पूछा जाता है, इनको एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और चीज़ें देखेंगे हाउस के रिलेटेड, हमारे पास की जो हाइट्स हमारे पास होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, स्विच बोर्ड कितनी दूरी पे होना चाहिए, इनकी भी हम आगे बात करेंगे। नाउ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम पहले देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। क्वेश्चंस देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको आइडिया मिले जो आप पढ़ रहे हो कल को एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। आइए नाउ देखिए, द स्पेसिफिकेशंस ऑफ वायरिंग एसेसरीज शुड बी, जो स्पेसिफिकेशन हमारे पास है वायरिंग एसेसरीज की वो होनी चाहिए लोकल, नॉट आईएसआई स्टैंडर्ड, फॉरेन स्टैंडर्ड या फिर आईएसआई स्टैंडर्ड। सो वो हमारे पास क्या होनी, आईएसआई स्टैंडर्ड हमेशा हमारे पास स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन था। विच इज़ नॉट ए वायरिंग सिस्टम, बताइए इनमें से कौन सा वायरिंग सिस्टम नहीं है। ट्री सिस्टम आपने देखा, जी हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपने देखा, रिंग सिस्टम आपने देखा, ग्रिड पैटर्न हमारे पास नहीं होता है। ग्रिड पैटर्न हमारे पास बेसिकली इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है, अदर ब्रांच में, सिविल वगैरह में। सो ग्रिड सिस्टम हमारे पास यहाँ पे नहीं होता है वायरिंग का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स डिस्क्राइब्स अबाउट द पीरियोडिकल एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स इन इंस्टॉलेशन, यानी कि पीरियोडिक जो टेस्टिंग वगैरह आपको करनी है इसके रिलेटेड हमारे पास कौन सा रूल होता है। सो इट इज़ बेसिकली रूल नंबर 46। ऐसे रूल्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो भी रूल्स यहाँ पे हमने पढ़े ना। सो देखिए रूल 46 ये वाला डायरेक्ट आपसे पूछा है। सो ऐसे आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, कोई भी जो भी इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किए, ये तो हैं ढेर सारे, आप ज़्यादा याद नहीं रख सकते, बट मैंने कोशिश की है कि 90 या फिर 95% चांसेस हैं कि क्वेश्चन इसी में बनेगा जो रूल्स मैंने आपको सिखाए। एंड अगर आपकी बदकिस्मती होगी फिर कहीं से भी आ सकता है। नंबर 4, व्हाट इज़ मीडियम वोल्टेज अकॉर्डिंग टू आईई रूल। सो मीडियम वोल्टेज हमारे पास क्या होती है अकॉर्डिंग टू आईई रूल, बताइए जो मीडियम वोल्टेज हमारे पास होती है। मीडियम वोल्टेज हमारे पास होती है 650 वोल्ट्स। सो इट इज़ बेसिकली हमारे पास कितना, 650 वोल्ट। सो अगर वोल्टेज जो है वो एक्सीड नहीं कर रही है 650 वोल्ट को, सो वो हमारी क्या है, वो हमारी मीडियम वोल्टेज कहलाती है। सो 650 तक कौन सी वोल्टेज हम लेते हैं, 650 तक हम मीडियम वोल्टेज लेते हैं। ध्यान दीजिए 650 तक हम मीडियम वोल्टेज लेते हैं, 650 तक। अच्छा, fill in the blanks with the correct option. According to IEE rules 1956, low voltage is where the voltage does not exceed. low voltage किसको हम बोलते हैं, जहाँ पे वोल्टेज कितना एक्सीड नहीं होगी, 650, 550, 250, 350। सो इट इज़ यहाँ पे 250 हमारा। सो ये PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दी वोल्टेज क्लासिफिकेशन, दी वोल्टेज रेंज बिटवीन 650 वोल्ट टू 33,000, या फिर 33,000 को आप लिख सकते हो 33 किलो वोल्ट। सो बताइए ये हमारे पास किसका रेंज होता है, इट इज़ हाई वोल्टेज। सो ये हमारे पास हाई वोल्टेज होती है। परमिसिबल वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एट कंज्यूमर एंड एज पर आईई रूल्स इज, सो परमिसिबल
वोल्टेज या फिर वेरिएशन रेंज ऑफ वोल्टेज हमारे पास क्या होना चाहिए कंज्यूमर एंड पे। सो देखिए वोल्टेज रेंज परमिसिबल हमारे पास देखिए +-6%, +-6, कहीं पे 6 to 9, यहाँ पे 10 to 12.5। सो +-6, बाकी जो +-10 वगैरह इसने ऑप्शंस दिए हैं वो हमारे कहीं पे भी नहीं है। सो +-6 ये नहीं होता है, ये नहीं होता है हमारे पास। सो इट इज़ +-6%। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अलाउएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एज पर IE रूल ऑफ सेफ्टी। फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है। सो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास क्या है +-3%, जो कि मैंने आपको बोला वही फिर हमारा 48.5 to 51.5 बनता है। सो इट इज़ 3% यहाँ पे। नेक्स्ट, विच आर दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायरिंग प्रेफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग। बताइए वर्कशॉप लाइटिंग के लिए आप कौन सी वायरिंग प्रेफर करते हो। बेसिकली वायरिंग्स में ज़्यादातर यूजेस याद रखना है। सो वर्कशॉप्स के लिए हम क्या करते हैं, कंसील्ड जो वायरिंग है इसको प्रेफर करते हैं, कंसील्ड वायरिंग, ध्यान दीजिए। सो हमारे पास देखिए हॉस्पिटल, ड्राइंग रूम एंड हाई प्रिसिशन वर्कशॉप्स में हम क्या करते हैं, हम कंसील्ड वायरिंग को प्रेफर करते हैं। एंड आई होप आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया मिल गया होगा कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेक्चर देखना है एंड नोट्स मेंटेन करने, फिर आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है अगर आप अच्छे से मेहनत करो। थैंक यू।